अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। और इसका जो नीति आयोग का कौन निकाय है तो यह गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 6 अगस्त 1952 को। अब हम देखते हैं नीति आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा। और अगला बोले उपाध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं और इसमें सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 वर्ष, मतलब अधिकतम 2 पदेन सदस्य, वर्ष नहीं होगा, 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होते हैं। पदेन सदस्य के बारे में देखें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका जो संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, उसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री भारत के करते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इसके बारे में बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2015 को। पूर्ववर्ती नेम जो है इसका पहले नाम था योजना आयोग। इसका जो अधिकार क्षेत्र होता है भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम। वेबसाइट नीति.gov.in। योजना आयोग के संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में सकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? तो ये के संथानम का। फिर हम देखते हैं वरीयता अनुक्रम, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देखो वरीयता क्रम किसको? पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति और 5 का में कौन सा हो जाएगा? इसके बाद में उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग। पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के उपसभापति।
नया भारत @75 के लिए कार्य नीति किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। फिर हम देखते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये चुनाव आयोग को प्राप्त है। फिर है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो ये है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगर 65 साल पहले पूरा होता है तो उसको माना जाएगा, और नहीं तो अगर कम एज है तो आप 65 मतलब 6 साल तक रह सकते हैं। फिर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अब चुनाव मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि विपक्ष का नेता उपलब्ध न हो तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रमुख इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 325 में बोला गया है, अनुच्छेद 325 में चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326 में लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। 327 में कहा गया कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 में कहा गया है राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। फिर है अनुच्छेद 329, इसमें है चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 का में कहा गया है कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान यानी कि निरस्त। फिर हम आगे देखते हैं, आगे है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। क्या होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो ये दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। अगला है राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो ये देते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो यह है विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो ये वर्ष 1985 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो वहाँ नहीं होती है जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। फिर अगला है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है?
तो यह लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीय से किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो ये बनाया गया था वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 15 फरवरी 1985 को। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। फिर देखिए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। क्या संसद तथा राज्य विधान मंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अब हम प्रमुख आयोग के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो ये जो है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। फिर भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ये की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। अगला है कि वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। क्या वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ये राजमन्नार आयोग जो है ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी रोज मिलियन मैथ्यू। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। देखो, इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसके सदस्य एक होते हैं उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 2 जो है अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और जो सदस्य 3 है उसमें मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य जो होते हैं उसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। फिर पदेन सदस्य जो होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। पदेन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और पदेन सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। पदेन सदस्य में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। फिर भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतंगी सम्मिलित थे। इसके अध्यक्ष जो हैं पिनाकी चंद्र घोष और जो न्यायविद सदस्य उसमें जस्टिस दिलीप वी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। फिर एक गैर न्यायविद सदस्य उसमें अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह गैर संवैधानिक राजनीतिक व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो यह है बोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो ये दिए थे प्रशासनिक सुधार आयोग ने।
फिर संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो ये वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 317 के द्वारा। किसी राज्य को लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो यह राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, तो ये होते हैं राज्य के संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। फिर लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब हम राजभाषा को पढ़ेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1995 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। फिर 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई, तो ये 92 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जो अब संख्या है वो 22 हो गई। फिर संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं, पहले असमिया, हिंदी, कोंकणी, मराठी। कौन हो जाएगा, देखो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। फिर आगे देखिए तो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, तो यह अनुच्छेद 305 का में। फिर मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया, तो वर्ष 2003 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुर भाषाएं जोड़ी गई। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है, तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कितने, 6 भाषाओं को, कौन कौन, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया को 2014 में। फिर हम आगे देखें तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। अगर हम देखें संघ की राजभाषा विषय वस्तु, जैसे 343 में संघ की राजभाषा और 344 में राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं की बात करें तो 345 में राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं और 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के राजभाषा और 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा 348 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 में भाषा से संबंधित कुछ नियम जो अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया विशेष विनिर्देश के बारे में देखें तो 350 में कहा गया शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं और 350 बी में कहा गया भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। फिर वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, तो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत। भारत की राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है, तो इस संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से।
फिर है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? तो ये हो जाएगा बंगाल। फिर हम आगे देखें तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। अब हम देखेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका। पंचायती राज एवं जो है क्या है? म्यूनिसिपैलिटी। इसके बारे में पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 11वीं अनुसूची में वर्णित। फिर अगला है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो टोटल 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव जो है, पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में शुरू हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई? तो ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दी गई। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो ये द्विस्तरीय। फिर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 में किया गया। अगला, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो ये भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा किया गया। फिर है 11वीं अनुसूची। इसमें बात करें तो इसमें पहले हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। तो पहला बलवंत राय मेहता समिति, ये जो है ये कब बनी थी? तो ये 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 और GVK राव समिति ये 1985 में। और LM सिंघवी समिति ये 1986। संतानम समिति जो है 1962 में। और सादिक अली समिति ये 1964 में। फिर पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा दी गई? तो ये LM सिंघवी समिति द्वारा संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। फिर किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को जो है करारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं। फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। फिर पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। फिर है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? तो ये है 6 माह। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो ये राज्य विधानमंडलों को। 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? तो ये 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। फिर आगे है कि 11वीं अनुसूची में
जो है इसमें पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया और अनुच्छेद जो है 243 छः से जो है आर्टिकल 243 जी तक इसमें बोला गया है। फिर 12वीं अनुसूची में इसमें नगर पालिकाओं यानी नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व बताई गई है। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 243 बा से लेके जो है 243 डब्ल्यू तक। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्था पंचायतों के स्तर संस्थाएं अगर हम बात करें एक स्तरीय पंचायत, एक स्तरीय यहाँ पे ग्राम पंचायत, 2 स्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति, 3 स्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद और 4 स्तरीय ग्राम पंचायत अचल पंचायत आंचलिक परिषद जिला परिषद। राज्य में केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम जो है ग्राम पंचायत कहाँ पे अगर देखा जाए तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और इसमें जो है असम, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा। फिर इसमें 3 स्तरीय जो है इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 4 स्तरीय ये पश्चिम बंगाल में है। फिर आगे देखें गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति, जिला परिषद। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद है। कहाँ पे जो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। ठीक, फिर हम आगे देखें तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है तो यह देश में सशक्त जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है तो ये केरल में। क्या है ये भारत के केरल राज्य में जो है केरल राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया। अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है तो ये अरुणाचल प्रदेश में। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग यानी राज्य वित्त आयोग करता है। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति जो है वो राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से है जो है नगर पालिका संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है तो ये करता है स्वशासन की व्यवस्था को। फिर राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है तो ये अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं तो जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से जो पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। फिर हम आगे देखें तो किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि एमजी जो कहा जाता है एम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन
उत्तरदायित्व किसका है? तो यह है ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो ये आंध्र प्रदेश। फिर अगला है पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिक के बाद। तो समिति का नाम, इधर अध्यक्ष और वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था जो पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल, यह ललित माथुर अध्यक्ष हैं और 2001 में। फिर आगे देखें तो जो है निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, यह वी रामचंद्रन 2005। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, यह श्रीमती राजवंत संधू 2008। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, वी रामचंद्रन 2010। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति, यह मणिशंकर अय्यर 2012। फिर आगे देखें तो नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यह है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर हम इससे संबंधित बात करें तो संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड बात की गई है। फिर भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो संशोधन के लिए लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में जो है लाए जा सकते हैं। फिर आगे है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन को लघु या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी मतलब देखो, फिर है साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वो भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकें तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकें। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 2, 3 और 4। फिर आर्टिकल 75, 97 और 125, 165 का 5 तथा 221 का सेकंड द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। फिर अनुच्छेद 105(3) में संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। फिर अनुच्छेद जो 106 है उसमें कहा गया कि संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। फिर है अनुच्छेद 120 का सेकंड, संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के अंतराल मतलब 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को जो है संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में कहा गया है, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 300-135 में कहा गया है, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169 पहला कहता है कि कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। फिर आगे देखें तो ये है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संविधान संशोधन द्वारा बना। तो ये 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बना। फिर है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से जो है बना संबंधित है, यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। आगे देखें तो संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क
और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। फिर है विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। फिर है सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया? तो यह है 91वां संशोधन। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से रिलेटेड बात की गई। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका। भाग 6 अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय। और भाग 11 अध्याय 1 में संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। फिर है 7वीं अनुसूची को किसी सूची में संशोधन यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है अनुसूची 4 के अंतर्गत। स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन यानी कि भारतीय संशोधन की प्रक्रिया। फिर आगे देखें तो 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 से संविधान में जोड़ा गया। फिर हम देखते हैं विविध मिसलेनियस भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल देखते हैं। तो पहले कौन है? देखो पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से लेकर 1884 से 1963 तक। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। इनका विशिष्ट तथ्य क्या था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1888 से 1975। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 से लेके 1969। ये जो है 13 मई 1967 से 3 मई 1969। यह जो है कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर है बराह मिहिर वेंकट गिरी, ये 1884 से 1980 ये कार्यवाहक। और 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 ये उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये जो है 1905 से 1992 कार्यवाहक के रूप में। और जो है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ये मुख्य न्यायाधीश थे। फिर है बराह मिहिर वेंकट गिरी, ये 1884 से 1980, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। फिर है फ़खरुद्दीन अली अहमद 1905 से 1977, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 केंद्रीय मंत्री। फिर है BD जत्ती 1913 से लेकर 2002 कार्यवाहक, ये जो है 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ये उपराष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी जो थे, नीलम संजीवन रेड्डी ये 1913 से 1996 ईस्वी तक थे।
और 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे। ये जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए और जो है 1969 ईस्वी में पराजित। फिर है 7वें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह, ये 1916 से 1994 तक, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। फिर है आर वेंकटरमण, ये जो थे 1910 ये जो है 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 उपराष्ट्रपति। फिर शंकर दयाल शर्मा 1918 से 1999, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 उपराष्ट्रपति। फिर है के आर नारायणन, ये 1920 से 2005, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 उपराष्ट्रपति। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य इन्होंने किया था। फिर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 1931 से 2005, जो है 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12वें नंबर पर प्रतिभा पाटिल, 1934 में, यह जो है 25 जुलाई 2007 से जो है 25 जुलाई 2012 तक, और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। फिर अगर हम बात करें कि प्रणब मुखर्जी, ये जो है 1935 से 1920 तक इनका जीवन काल था, और ये जो है 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे, और ये प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। फिर है रामनाथ कोविंद, 1945 से, इनका जो नहीं लिखा है जो कब तक मतलब ये थे, तो ये 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक, और ये उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन? रामनाथ कोविंद। और फिर अब लास्ट में है द्रौपदी मुर्मू जी, ये 1958 से लेके मतलब 1958 में इनका जन्म हुआ था, और ये इनकी अभी तो ये मतलब जीवित है, तो ये जो है 25 जुलाई 2022 से अब तक हैं, और ये प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति हैं। अब हम देखें भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहले कौन थे? सबसे पहले थे हीरा लाल जे कानिया। इनका कार्यकाल 26/1/1950 से 6/11/1951 जो है ये हो गया। फिर आगे बात करें तो सेकंड नंबर पे एम पतंजलि शास्त्री, ये 7/11/1951 से 3/1/1954। फिर है मेहर चंद्र महाजन, 4/1/1954 से 22/12/1954। फिर है BK मुखर्जी, 23/12/1954 से 31/1/1956। फिर ES हरदास, ये 1/2/1956 से 30/9/1959। फिर है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, 1/10/1959 से 31/1/1964 तक। फिर 7वें नंबर पे कौन थे? PB गजेंद्र गढ़कर, ये जो है 1/2/1964 से 15/3/1966 तक। फिर है AK सरकार, ये है 16/3/1966 से लेके 29/6/1966 तक। के सुब्बा राव, ये 30/6/1966 से लेके 11/4/1967 तक। फिर है 10वें नंबर पर KN वांचू, ये जो है 12/4/1967 से लेके 24/2/1968 तक रहे। फिर है 11वें नंबर पे M हिदायतुल्ला, ये 25/2/1968 से 16/12/1970 तक। फिर है JC शाह, ये 17/12/1970 से 21/1/1971 तक। फिर 13वें नंबर पर M सिकारी, ये 22/1/1971 से जो है 25/4/1973 तक। फिर अगला है अजीत नाथ रे, ये 26/4/1973 से 27/1/1977 तक। फिर अगला देखें तो 15वें नंबर पर थे MS
जो है 28/1/1977 से 21/2/1978 तक। वाई वी चंद्रचूड़ जो थे ये 22/2/1978 से 11/7/1985। पी एन भगवती 12/7/1985 से 20/12/1986 तक। फिर आर एस पाठक जो थे वो 21/12/1986 से 18/6/1989। फिर ई एस वेंकट रमैया ये 19/6/1989 से 17/12/1989। फिर है सव्य सांची मुखर्जी ये 18/12/1989 से 25/9/1990। फिर रंगनाथ मिश्रा ये 26/9/1990 से 24/11/1991। के एन सिंह ये 25/11/1991 से 12/12/1991। एम एच कानिया ये जो थे 13/12/1991 से 17/11/1992। ललित जो है ललित मोहन शर्मा ये 18/11/1992 से 11/2/1993। फिर है एम एन वेंकट चलैया ये जो है 12/2/1993 से 24/10/1994। 26 नंबर पर ए एम अहमदी ये 25/10/1994 से 24/3/1997। जे एस वर्मा ये 25/3/1997 से 17/1/1998 तक थे। फिर हम आगे देखते हैं। फिर देखें एक सेकंड। अट्ठाईसवें नंबर पर कौन थे तो ये थे एम एम पुंछी ये 18/1/1998 से लेके 9/10/1998। 29वें नंबर पर थे आदर्श सेन आनंद 10/10/1998 से 31/10/2001 तक। एस पी भरूचा ये 1/11/2001 से 5/5/2002 तक। फिर जो है ब्रिपेंद्र नाथ कृपाल ये 6/5/2002 से 7/11/2002 तक थे। फिर अगले जीबी जो है पटनायक ये 8/11/2002 से 18/12/2002 तक। फिर है विश्वेश्वर नाथ खरे ये जो थे ये 19/12/2002 से 1/5/2004 तक। फिर है एस राजेंद्र बाबू ये 2/5/2004 से 31/5/2004 तक। फिर है रमेश चंद्र लाहौटी 1/6/2004 से 31/10/2005 तक। फिर अगले हैं वाई के शब्बा जो है सब्बावाल ये 1/11/2005 से 13/1/2007 तक। फिर है के जी बालकृष्णन ये 14/1/2007 से 11/5/2010 तक। फिर अगले हैं यस एच कपाड़िया ये 12/5/2010 से 28/9/2012 तक। 39वें नंबर पे थे अल्तमश कबीर ये 29/9/2012 से 18/7/2013 तक थे। फिर है 40 नंबर पे पी सदाशिवम ये 19/7/2013 से 26/4/2014 तक। फिर 41वें नंबर पर आर एम लोढ़ा ये जो है 2000 मतलब 27/4/2014 से 27/9/2014 तक थे। 42वें नंबर पे थे एच एल जो है वत्री ये 28/9/2014 से 2/12/2015 तक थे। फिर है तीरथ सिंह ठाकुर ये 3/12/2015 से 4/1/2017 तक थे। फिर है जगदीश सिंह खेहर ये 4/1/2017 से 27/8/2017 तक। फिर है दीपक मिश्रा 45वें नंबर पे ये 28/8/2017 से 2/10/2018 तक। फिर है रंजन गोगोई ये 3/10/2018 से 17/11/2019 तक। फिर है शरद अरविंद बोबड़े ये 18/11/2019 से 23/4/2021 तक। 48वें नंबर पर है एन बी रमन्ना ये 24/4/2021 से 26/8/2022 तक। 49वें नंबर पे उदय उमेश ललित ये 27/8/2022 से 8/11/2022 तक। 50वें नंबर पे हैं डी वाई चंद्रचूड़ ये इम्पोर्टेंट है 9/11/2022 से अब तक है। फिर हम आगे देखें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसमें से बात करें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो इधर है नाम इधर पद और इधर पद मुक्ति। तो पहले नंबर पे थे सुकुमार सेन ये पद धारण किए थे 21 मार्च 1950 से और कब तक थे तो ये पद मुक्त अपना कब किए थे तो ये 19 दिसंबर 1958। अगले हैं के वी
के सुंदरम ये 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967। फिर तीसरे SP सेन वर्मा ये 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक रहे। फोर्थ नंबर पे डॉक्टर नगेंद्र सिंह ये 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक। टी स्वामीनाथन ये 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977। फिर है ASL जो है शकधर ये 18 जून 1977 से 17 जून 1982। शकधर ये शक बहुत करते थे लगता है। फिर देखो RK त्रिवेदी ये जो 18 जून 1982 से 21 दिसंबर 1985 तक रहे। फिर RVS शास्त्री 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990 तक। श्रीमती BS रमा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। TN शेषन ये 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक। फिर MS गिल ये 12 दिसंबर 1996 से लेकर 13 जून 2001 तक। फिर JM लिंगदो ये 12 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक। फिर TM कृष्णमूर्ति ये 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक। फिर B टंडन ये 16 मई 2005 से 28 जून 2006 तक। फिर अगले हैं EN गोपाल स्वामी ये 29 जून 2006 से 20 अप्रैल 2006 तक। फिर अगले हैं नवीन चावला ये जो है 21 अप्रैल 2006 से 29 जुलाई 2010 तक। फिर आगे 17वें नंबर पर SY कुरैशी ये 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक। BS संपत ये 11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015 तक। फिर है SS ब्रह्मा ये 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक। फिर डॉक्टर नसीम जैदी ये जो है 19 अप्रैल 2015 से 5 जुलाई 2017 तक। 21 अचल कुमार ज्योति ये 6 जुलाई 2017 से 12 जनवरी 2018 तक। 22वें नंबर ओम प्रकाश रावत ये 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018। 23वें सुनील अरोरा ये 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021। अगले हैं जो है 24 नंबर पर मुंशील जो 24 नंबर पर कौन है सुनील चंद्रा ये 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक। फिर अगले हैं 25 नंबर पर राजीव कुमार ये 15 मई 2022 से वर्तमान में अभी तक है। फिर अगर हम बात करें तो देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त ये थी श्रीमती BS रमा देवी ये कार्यवाहक भी थी। फिर आगे जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसके बारे में बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस TMC, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या 6 रह गई। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव 14 दलों को मिली थी। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची 10 वर्ष में तैयार की जाती है। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें 2014 तक 11 सीटें जीतती हैं। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिले। एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची की बात करें तो पहला भारतीय जनता पार्टी ये 6 अप्रैल 1980। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ये 28 दिसंबर 1985। तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये 7 नवंबर 1964।
आम आदमी पार्टी ये 26 नवंबर 2012। फिर बहुजन समाज पार्टी BSP ये 14 अप्रैल 1984 और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP ये 6 जनवरी 2013। तो इसकी स्थापना कब हुई? 6 जनवरी 1913। फिर आगे है भारत के प्रधानमंत्री, इसके नाम, अवधि और विशिष्ट तथ्य। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये जो है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी। फिर दूसरे हैं जो है गुलजारी लाल नंदा, ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तीसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर अगले हैं इंदिरा गांधी हैं, जो है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। फिर अगले हैं मोरारजी देसाई, ये जो है 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक ये सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। फिर अगले हैं चौधरी चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। 8वें नंबर पे इंदिरा गांधी, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्रथम प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान हत्या की गई। फिर है राजीव गांधी, ये जो है 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष के। फिर अगले हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1991 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। फिर है चंद्रशेखर, ये 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 में तक रहे और ये जो है ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किए थे। फिर PV नरसिम्हा राव, ये 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक ये प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। फिर अगले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये 15 मई 1996 से 28 मई 1996 तक ये सबसे छोटी अवधि तक रहे, 15 दिन तक। फिर है 14वें नंबर पर HD देवगौड़ा, ये 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहे और ये दक्षिण भारतीय जो है द्वितीय प्रधानमंत्री थे। फिर है इंद्र कुमार गुजराल, ये जो है 21 अप्रैल 1997 से लेकर 21 अप्रैल 1998 ये पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत। फिर है 16वें नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी, ये 21 अप्रैल 1998 से 22 मई 2004 ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। फिर है मनमोहन सिंह, ये 18 मार्च 2004 से 26 मई 2014 ये भारत के उदारीकरण के जनक। फिर है नरेंद्र मोदी, ये 26 मई 2014 से 30 मई 2019 ये प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने। फिर है नरेंद्र मोदी, ये 20 मई 2019 वर्तमान में और ये एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। फिर है संक्षिप्त अगर विश्लेषण देखें तो पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से 64 तक और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू थे 17 साल तक। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, ये जो है 13 दिन 1996 में और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ये 2 बार 1964 और 1966 में। फिर एक से अधिक बार प्रधानमंत्री पहले थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, ये स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार। फिर दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी 3 बार बनी, फिर थर्ड में अटल बिहारी वाजपेयी ये भी 3 बार। फिर है 4th नंबर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ये 2 बार और 5th नंबर पे हैं नरेंद्र मोदी जी ये 2 बार। फिर आगे देखते हैं
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग का पेपर जो है बहुत अच्छा हो और आपके घर में भी खुशियाँ आएँ, आपके माता पिता खुश हुए और उनकी उम्र और भी बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत।